तो दोस्तों इस समय दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स को अगर आप सुनेंगे तो वहां पर आपको यही सुनने जानने के लिए मिलेगा कि ट्रम्प की वापसी के साथ ही अमेरिकन गहरा राज्य जो था वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो चुका है और अब वो क्या करे क्या ना करे इस बात का वो निर्णय ठीक से नहीं ले पा रहा है। इस वजह से वो तमाम उन चीजों को अटैक कर रहा है जो कि ट्रम्प से जुड़ी हुई है, या यूं कहें कि ट्रम्प का वेट करने वाले लगभग सभी तरह के लोगों और देशों के ऊपर वो लगातार इस समय अटैक किए जा रहा है। और अगर परिस्थितियां देखें तो वास्तविकता में आप खुद ब खुद समझ जाएंगे, आप बस डॉट्स को मिलाते जाइए। इस समय गहरे राज्य के निशाने पर अगर कोई सबसे ज्यादा है तो उसमें नंबर 1 पर है पुतिन, नंबर 2 पर है भारत और प्राइम मिनिस्टर मोदी। इसके बाद तीसरे नंबर की अगर बात की जाए तो तीसरे नंबर पर बेंजामिन नेतन्याहू है। अगर अमेरिका के अंदर इजरायली लॉबी बहुत ज्यादा मजबूत पोजीशन में नहीं होती तो अभी तक इजराइल को न जाने किस किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी होती और संभवतः बेंजामिन नेतन्याहू अभी तक अपना पद खो चुके होते। अब देखिए आप एक साथ किस किस तरह की समस्याएं इन सभी के सामने आन पड़ी है। सबसे पहले अगर व्लादिमीर पुतिन की बात की जाए तो उनके सामने लॉन्ग रेंज मिसाइलों का खतरा छोड़ दिया, यानी यूक्रेन अब लॉन्ग रेंज की अमेरिकन और यूरोपियन मिसाइलों के साथ रशिया पर अटैक कर सकता है। देखिए उसने अटैक कर भी दिया। रशिया को हालांकि इससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और चूंकि इस समय पुतिन के पास खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है, इस वजह से पुतिन ने भी भयंकर रिस्पॉन्स दिया। RIBM उन्होंने लॉन्च कर दी, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और बताया ये जा रहा है कि ये MIRV कैपेबल वगैरह थी और हाइपरसोनिक स्पीड के साथ अटैक करती है। और ये सीधे सीधे चुनौती थी कि देखिए अगली बार मिसाइल कीव पर हम लोग लॉन्च नहीं करेंगे, बल्कि शायद अगली मिसाइल हम लोग पेरिस, लंदन या फिर बर्लिन जैसी सिटीज के ऊपर लॉन्च करेंगे, या फिर संभवतः न्यूयॉर्क के ऊपर। तो कहने का मतलब पुतिन ने तो अपना पल्ला फिर भी छुड़वा लिया। लेकिन अगर इसके बाद बात की जाए भारत की तो देखिए भारत के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के तत्काल बाद हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि मणिपुर के अंदर जो सारी हिंसाएं वगैरह हो रही थी वो एक बार फिर से हरी भरी होते हुए दिखाई देती है। वहां पर वापस से हालात वगैरह बिगड़ने लगते हैं। इसके अलावा इनकी तरफ से दूसरा अटैक रिसेंटली यानी परसों के दिन हुआ अडानी के नाम पर। इन्होंने अडानी के खिलाफ सीधे अरेस्ट वार्निंग वगैरह निकाल दी और कहने का मतलब एक तरह से भारत के स्टॉक मार्केट और भारत की अर्थव्यवस्था को इन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की। इसी के साथ साथ इस गहरे राज्य का एक और वेपन हम लोग देखें तो वो इंटरनेशनल मीडिया है, खासकर वो मीडिया जो कि अमेरिका और यूरोप में ऑपरेट करती है। तो देखिए कनाडा की मीडिया के द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाने के लिए इन लोगों ने तैयारी कर ली। इसी तरह की चीजें इन्होंने इसी गहरे राज्य ने एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन मीडिया के साथ भी करवाई थी, जब उन्होंने भारत के ऊपर अनाप शनाप आरोप लगाए थे कि जासूस आए, जासूस पकड़े गए, XYZ। बाद में ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट द्वारा गोल गोल जवाब देकर भारत के साथ संबंधों को अच्छे रखने की कोशिश की गई। अब ऐसे ही यहाँ पर भी देखने के लिए मिला, इन्होंने निज्जर के मामले में सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी को दोष दे दिया। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और NSA अजीत डोभाल सर का नाम ले लिया। हालांकि वहां की गवर्नमेंट को रिपोर्ट को खारिज जरूर करनी पड़ी, लेकिन मीडिया ने वो काम कर दिया जो उसे करने के लिए एक्चुअली कहा था। उन्होंने अपना मैसेज स्प्रेड कर दिया। इसके बाद तीसरे नंबर पर इन्होंने टारगेट किया बेंजामिन नेतन्याहू को। देखिए अमेरिका ने बहुत ज्यादा कोशिश की इजरायली लॉबी की वजह से कि ICC के अंदर जो मामला चल रहा था बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उसमें किसी तरह का कोई निर्णय ना हो, और अगर निर्णय हो भी तो वो नेतन्याहू के खिलाफ तो ना हो। कम से कम ऐसा ना हो कि पुतिन की तरह अरेस्ट वारंट उनके नाम से भी निकाल दिया जाए। और अमेरिका को एक्चुअली वहां पर मदद करनी पड़ भी रही थी, लेकिन जैसे ट्रम्प के आने की बात आती है सामने, उसके तत्काल बाद ICC का निर्णय आ जाता है और हमास के कुछ आतंकियों के साथ साथ बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी कर दिया जाता है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस अरेस्ट वारंट को खारिज कर दिया है, दिखावे का वो लोग गुस्सा भी बता रहे हैं, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू को गहरा राज्य हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप की इस समय की मौजूदा गवर्नमेंट हो, ये पसंद नहीं करते हैं। और न पसंद करने का सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि वो बार बार कहते रहे कि आप सीज फायर कर लीजिए, लेकिन नेतन्याहू ने एक भी नहीं सुनी और जितना सीज फायर कराने की कोशिश की उतना ही ज्यादा उन्होंने अटैक करना शुरू किया आतंकियों को लेकर। तो कहने का मतलब ये 3-4 लोग या 3-4 देश ऐसे थे जिनको लेकर गहरे राज्य को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, तो इनके खिलाफ लगातार ये लोग कार्रवाइयां करते जा रहे हैं अपने अंतिम क्षणों में, क्योंकि 60-70 दिन इनके पास बाकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ये मामला बहुत ज्यादा उलझाना चाहते हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप आकर ज्यादातर अपना समय इन्हीं सब चीजों को समेटने में कंज्यूम कर दें और वो नहीं कर पाए जो कि वो एक्चुअली करना चाहते हैं। जबकि आप देखिए अमेरिका का इस समय सबसे बड़े एनिमीज में से एक चाइना है, लेकिन चाइना के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई अभी तक हमें देखने के लिए नहीं मिली और संभवतः ट्रंप के आने से पहले आपको दिखेगी भी नहीं। इवन इस समय तो चाइना ज्यादा बड़े स्केल पर
अमेरिका के साथ व्यापार करने में लगा हुआ है, क्योंकि डीप स्टेट का मैंने आपको बताया था कि उनसे जुड़ी हुई कंपनियों के लगभग $10 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर है। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की गलती कैसे रही, तो इसको लेकर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ट्रंप का बड़बोलापन यहाँ पर बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। यानी ट्रंप ने ड्यूरिंग इलेक्शन अपने कैंपेनिंग के दौरान जो भी चीजें कही थी वो कंसीडर की जा सकती थी कि मैं एक दिन में रशिया यूक्रेन वॉर को निपटा दूंगा, मैं इतना इतना टैरिफ लगा दूंगा, मैं इतना इतना टैक्सेस कम कर दूंगा, ये सारी चीजें वो सारी चीजें, जमाने भर की चीजें समझा जा सकता है कि इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए अनिवार्य होती है। लेकिन जैसे ही वो इलेक्शन जीत जाते हैं उसके तत्काल बाद अपनी उन्हीं सभी चीजों को वो वापस न केवल रिपीट करते हैं बल्कि ज्यादा अग्रेशन के साथ रिपीट करते हैं, डीप स्टेट को खत्म कर देने जैसी बात करते हैं। इसके अलावा पूरा सिस्टम चेंज कर देने की बात करते हैं। इसके अलावा उनकी अगर टीम की तरफ नजर डाली जाए तो टीम के अंदर भी उन सारे मेंबर्स को उन्होंने लिया है जो मेंबर डीप स्टेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और डीप स्टेट इन्हें पसंद नहीं करती। यानी इलॉन मस्क ले लीजिए, तुलसी गबार्ड ले लीजिए, इसके अलावा भारतीय मूल के जो रामास्वामी है वो हैं, काश पटेल हैं, इस तरह के सभी लोगों को ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते और उन्हीं को अपनी टीम में महत्वपूर्ण स्थानों पर डोनाल्ड ट्रंप ने पदस्थ कर दिया। तो इन सारी चीजों को देखते हुए डीप स्टेट वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे, डेस्परेट हो गए थे। उन्हें पता था कि देखिए ये अगर अपने पूरे स्वेग के साथ काम करना शुरू कर देंगे अमेरिका के अंदर तो लिटरली हमें बहुत नुकसान होगा। तो उस नुकसान को होने से पहले ये सारी चीजें उनकी तरफ से करनी शुरू कर दी है ताकि डोनाल्ड ट्रंप को काफी ज्यादा परेशानियां आए। अच्छा, यहाँ पर आपने एक और चीज सुनी होगी कि जो जस्टिन ट्रूडो है वो भी डीप स्टेट के पपेट माने जाते हैं। देखिए वो भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं जैसा कि डीप स्टेट चाहती है। यानी अमेरिका एक तरफ आईसीसी के जो अरेस्ट वारंट जारी किया है नेतन्याहू के खिलाफ उसे वो लोग डिनाई कर चुके हैं, खारिज कर चुके हैं। लेकिन अगर जस्टिन ट्रूडो की बात की जाए तो उनकी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली ये बयान आया है कि हम इस तरह के सभी फैसलों का सम्मान करते हैं और कोर्ट द्वारा जो भी ऑर्डर दिए गए हैं उनको ससम्मान पालन करने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं। तो कहने का मतलब अगर बेंजामिन नेतन्याहू कनाडा जाते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। तो देखो सारी चीजें वहीं की वहीं दिखाई दे रही हैं। ये बिल्कुल जो कुछ भी हो रहा है एक के बाद एक टारगेट करके किया जा रहा है और इस तरह की भी संभावनाएं बताई जा रही है कि आने वाले 1-1.5 महीनों में ये सारी चीजें हमें और बड़े स्केल पर भी होते हुए दिखाई दे सकती है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।